मैं स्वाति सिंह आज फिर से आपका क्लास लेने जा रही हूँ। चैप्टर 3 आज का डेट है 12/5/20। सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। टॉपिक है शब्द विचार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शब्द की परिभाषा और उसके प्रथम भेद के बारे में पढ़ा था। क्लास 6 और 7। आगे के भेद के बारे में जानकारी देने से पहले यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपका सिलेबस दिया है 2 मंथ्स का। अप्रैल में आपको पढ़ना था भाषा, लिपि और व्याकरण, जो हम लोग पढ़ चुके हैं और मैंने आपको समझा भी दिया है। दूसरा लेसन था आपका वर्ण विचार, उसके बारे में भी मैंने लास्ट क्लास में आपको जानकारी दे दी है और आप क्रमबद्ध तरीके से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने आपको इसके अंतर्गत होमवर्क दिया था। मई में आपको 3 लेसन पढ़ना है। 3 है आपका शब्द विचार, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पार्ट 4 है आपका वाक्य, जो इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद नेक्स्ट वीक हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद है आपका पार्ट 5 संज्ञा, इसको भी हम आगे जानेंगे। आइए अब हम शब्द विचार के दूसरे भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि शब्द विचार के 4 भेद हैं रचना और उत्पत्ति के आधार पर। उसका दूसरा भेद हम बताने जा रहे हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। सबसे पहले हम रूढ़ शब्द के बारे में जानेंगे। इसकी परिभाषा को जानते हैं। ऐसे सार्थक शब्द जो अपने आप में पूर्ण होते हैं तथा ये दूसरे शब्द के मिलने से नहीं बनते हैं, इसीलिए ये रूढ़ कहलाते हैं। और ये परंपरा से ऐसे ही बोले और लिखे जा रहे हैं, जैसे सेना, शेर, बच्चा, है ना। सेना का अगर आप वर्ण विच्छेद कर दें, अगर आप इसको अलग अलग कर दें तो कोई अर्थ नहीं होगा, तो ये अपने आप में पूर्ण है। दूसरा है आपका यौगिक। इसका अर्थ है योग से बने। ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द रूढ़ शब्द में अन्य शब्द या शब्दांश जोड़कर बनाए जाते हैं। यौगिक शब्द का खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसमें जानने के लिए मुख्य बात यह है कि इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास द्वारा होती है। जहाँ पे हमने उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास की चर्चा की, तो संक्षिप्त रूप में मैं उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास के बारे में बता दे रही हूँ। वैसे आगे के पाठ में हम लोग इन तीनों विषयों के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों शब्दांश कहलाते हैं। ये पूरे शब्द नहीं हैं और वाक्य में इनका अलग से प्रयोग नहीं किया जाता है। ये किसी भी शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं, जिसके कारण शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता है। ओरली उदाहरण के रूप में हम बता दे रहे हैं आपको कि उपसर्ग जो है यह ऐसा शब्दांश है जो शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर नए शब्द की रचना करता है। जैसे अज्ञानी, ज्ञानी के आगे और लगा तो यह उपसर्ग प्रथम में जुड़ता है,
तो अज्ञानी हो गया, तो एक नए शब्द का निर्माण हो गया। प्रत्यय जो है वो किसी भी शब्दांश के अंत में जुड़कर नए शब्द का रूप बनाता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है सब्जी वाला। पहले आया सब्जी, उसके बाद वाला, ये वाला आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। अब समास के बारे में संक्षिप्त रूप में इसके बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से समास का निर्माण होता है। जैसे पुस्तक जोड़ आलय, ये दोनों शब्द जो हैं सो अलग अलग हैं। ठीक है। अब आ जाइए विशेष जानकारी आगे के पाठ में हम देंगे उपसर्ग प्रत्यय तथा समास के बारे में। यौगिक शब्द के बारे में एक बार फिर से कह दे रही हूँ कि यह योग से बने हैं और इनके खंड किए जाने पर इनका अलग अलग अर्थ होता है। पुस्तकालय का अर्थ आप समझ सकते हो, किताब, आलय घर, रसोई घर, रसोई जोड़ घर, सब्जी वाला, सब्जी वाला के पहले भेद रूट को हम समझ लिए, दूसरे भेद यौगिक रूट को भी समझ लिए। अब आप तीसरे भेद को हम समझेंगे। योग रूट, ये शब्द यौगिक होते हुए भी एक ही अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, इसीलिए ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसमें मुख्य रूप से आपको जानना है कि जलज एक शब्द का उदाहरण दिया है मैंने, जो जल जोड़ ज के योग से बना है। अर्थात जलज का मतलब हो गया कि जल से उत्पन्न हुआ। लेकिन जल में अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव जंतु आदि पैदा होते हैं, पर हम हर किसी को जलज नहीं कहते। उन सब के अपने अपने नाम होते हैं। परंतु जलज शब्द जब भी हम उच्चारण करते हैं तो हमारे सामने कमल फूल का चित्र आ जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जलज शब्द कमल फूल के लिए रूढ़ हो गया, इसीलिए यह योगरूढ़ कहलाया। अब आइए शब्द के तीसरे भेद के बारे में हम जानेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। इसमें आपका प्रथम भेद विकारी आता है, जिसकी परिभाषा मैंने यहाँ पे दी है, उसको मैं समझा दे रही हूँ। जो शब्द लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित होकर अपना रूप बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आते हैं। उदाहरण के रूप में राम विद्यालय गया, गीता विद्यालय गई। यहाँ पे आप देखिए कि इस वाक्य में राम यदि पुल्लिंग है तो इसका क्रिया पुल्लिंग के अनुसार हुई। गीता विद्यालय गई तो यहाँ स्त्रीलिंग है तो इसकी क्रिया गीता के अनुसार हुई। तो यानी ये विकारी शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। अविकारी शब्द, इसको पहले ही बता दे रहे हम कि अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। इसकी परिभाषा है जिन शब्दों पर लिंग, वचन तथा काल का कोई प्रभाव नहीं होता और वे हर स्थिति में समान होते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के रूप में समझिए कि अविकारी शब्द का प्रयोग क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के अंतर्गत किए जाते हैं। अगर हम वाक्य बनाएंगे अविकारी शब्द के अंतर्गत तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी शब्द का उदाहरण हमने दिया है ऊपर नीचे, हाय, आह, धीरे धीरे, क्योंकि। मानसिक रूप से आप एक वाक्य बनाइए कि जैसे कहीं कुछ हो गया तो हम कहते हैं हाय वह मर गया, हाय वह मर गई। जहाँ पे हाय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये अविकारी शब्द कहलाया। इसी प्रकार से ऊपर नीचे है, धीरे धीरे है, क्योंकि है। ठीक है बच्चों, आप वाक्य बना के इसको
अभ्यास कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग शब्द के चौथे भेद के बारे में जानेंगे, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची को समानार्थक शब्द भी कहते हैं, और विपरीतार्थक शब्द। ठीक है। अर्थ के आधार पर हम कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम शब्द को अर्थ के आधार पर वर्गीकृत अर्थात बांटते हैं तो उसके 2 मूल भेद करते हैं, पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। परिभाषा के तौर पर हम जानते हैं कि वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है, लेकिन कभी कभी बोलचाल की भाषा में हम निरर्थक शब्द का भी बोल जाते हैं। विशेषतः युग्म शब्दों में पहला शब्द सार्थक होता है और दूसरा निरर्थक होता है। युग्म शब्द के बारे में आगे हम बताएंगे आपको। इसका उदाहरण देखिए कि चाय वाय, खाना वाना। घर में अधिकतर हम बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब आइए अर्थ के आधार पर शब्द के प्रथम भेद को हम समझेंगे। एकार्थी शब्द, ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे कुर्सी, पुस्तक, मेज आदि। इसका कोई अन्य अर्थ नहीं होगा। कुर्सी का मतलब कुर्सी ही होगा, पुस्तक का मतलब पुस्तक ही होगा। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्दों के मेल से एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे पत्र। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं बेल पत्र। शब्द तो एक ही है पत्र, लेकिन इसका अलग अलग अर्थ निकल जाएगा। पत्र का मतलब पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होती है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में आपको बेल पत्र लिख के दिखाया, यानी बेल का पत्ता, आम्रप्रत, आम का पत्ता, बाल, सिर के बाल, बालक, है ना। शब्द है एक, अर्थ अलग अलग हो गया, इसीलिए यह अनेकार्थी शब्द कहलाया। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द से बच्चों आप पहले से ही परिचित होंगे, फिर भी मैं एक बार आपको समझा दे रही हूँ। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, अर्थात समानार्थी शब्द। जैसे पेड़, इसको हम वृक्ष भी कहते हैं और तरु भी कहते हैं। पक्षी, खग, विहग, इस प्रकार से। आग है तो अग्नि हो गया, अनल हो गया, और भी अन्य शब्द पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत आएंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब आइए बच्चों विपरीतार्थक शब्द, जिसको हम विलोम शब्द कहते हैं, इसके बारे में भी आप पहले से परिचित हैं, फिर भी परिभाषा के द्वारा हमने समझाने की कोशिश की है। कुछ ऐसे शब्द जो एक दूसरे से विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ रखते हैं, उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सत्य, असत्य, न्याय, अन्याय। इसी प्रकार से आप और भी अनेक तरह के शब्द को अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करके बना सकते हो, विलोम शब्द उसका बना सकते हैं। युग्म शब्द, जिसके बारे में मैंने पहले पे बताया है आपको, कि इसकी जानकारी मैं आगे दूंगी। हिंदी में कुछ शब्द जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें युग्म शब्द कहते हैं। इनके प्रयोग से भाषा में सजीवता आ जाती है। कुछ युग्म शब्द निम्न प्रकार के होते हैं। एक शब्द की आवृत्ति वाले युग्म शब्द, खुशी खुशी, नरम नरम। जैसे मेरे घर से मेहमान खुशी खुशी चले गए, है ना। नरम नरम, इससे भी वाक्य के द्वारा हम समझ सकते हैं। समान अर्थ मिलते जुलते, चुपचाप, कामकाज। विपरीत अर्थ वाले, इधर उधर, ऊंच नीच, यहाँ वहाँ, ये सारे जो है आपके युग्म शब्द के अंतर्गत आएंगे। आपका शब्द विचार का पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है।
पहले शब्द के भेद और शब्द की परिभाषा के अनुसार आपको मैंने होमवर्क दिया था। उम्मीद है कि बच्चों आप लोग उस होमवर्क को कर लिए होंगे। ठीक है, मैंने अभ्यास प्रश्नोत्तर में दिया है आपको। पहला है आपका शब्द विचार के सभी भेदों को याद कर क्रमबद्ध तरीके से हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखे। मैंने पहले ही कह दिया था आपको कि हिंदी लैंग्वेज की अलग से कॉपी बनानी है, और उम्मीद है कि आपको पहले मैंने जो भी पाठ पहला, दूसरा और तीसरा में पढ़ाया है वो सब आप लिख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे और कॉपी में क्रमानुसार भी लिख लिए होंगे सही तरीके से। यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैंने दिया है, विकारी और अविकारी शब्द छांट कर लिखे। बॉक्स में मैंने कुछ शब्दों को लिखा है, विकारी शब्द और यहाँ पे अविकारी शब्द। इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और इसमें से विकारी शब्द को छांटना है और अविकारी शब्द को भी छांटना है। आंसर के रूप में उदाहरण स्वरूप एक एक मैंने बता दिया है, यहाँ काला और इसलिए। ठीक है स्टूडेंट, ये भी क्लास आपका यानी पार्ट 3 आपका खत्म हुआ। स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट करती हूँ कि अभी तक आप लोग हिंदी व्याकरण और लिटरेचर दोनों का बुक ले लिए होंगे। 6 और 7 के हिंदी व्याकरण में मैक्सिमम डिफरेंसेस नहीं है, इसीलिए आप दोनों बोथ जो भी मैंने पढ़ाया है उसको समझ सकते हैं, अपने कॉपी में लिख सकते हैं। बुक के अनुसार भी मैं आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। पहले भेद के अनुसार मैंने आपको 5 क्वेश्चन लास्ट क्लास में दे दिया था, अभी मैं यहाँ बता दे रही हूँ। यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न है, जैसे यहाँ पे हंसी खुशी, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विलोम, एकार्थी, युग्म, विदेशी। इसका अर्थ होगा युग्म शब्द। कुर्सी, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, एक आंसर है एकार्थी। ठीक है, इसी प्रकार से जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल है वो अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, या बुक में ही आप पेंसिल से आंसर करेंगे। जब भी हम मिलेंगे, स्कूल खुलेगा तो हम लोग उसको करेक्शन करेंगे। और एक बात, यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं स्वाति सिंह, आपको मैंने पहले कांटेक्ट नंबर दे दिया है, आप उस पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई। बाकी आप जितना कुछ भी मैं पढ़ाई हूँ सारे चीज़ों को आप कॉपी में क्रमानुसार लिख लेंगे। हिंदी व्याकरण की कॉपी में जिन जिन शब्दों को मैंने हाईलाइटेड किया है, पहले भी इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको ब्लैक या ब्लू पेंसिल से हाईलाइटेड कर देंगे। द एंड ऑफ दिस क्लास, गुड बाय चिल्ड्रेन। लॉकडाउन में आप अपने समय का पूरा ही सदुपयोग करेंगे ताकि आपका सिलेबस कवर अप हो जाए। बाय बाय बच्चों।